नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारी सीएफटी पाठशाला में। साथियों, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतर सीरीज जो हमारे हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। साथियों, हम बात करने वाले हैं हमारी भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि एक बुक जिसका नाम जानी मानी बुक है, जिसका नाम एम लक्ष्मीकांत है। उसके माध्यम से आपके सामने तथ्यों को पेश करूंगा जो कि ऑडियो फॉर्म में होंगे। साथियों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एम लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर। बात करनी पड़ेगी पहली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो कहते हैं भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कहते हैं कंपनी जो अभी सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, उसने सन 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। कहते हैं सन 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया और यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। कहा जाता है स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई और यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से सन 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं कहते हैं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी और तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। कहते हैं इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या हम दो तरीके से कर सकते हैं। साथियों, पहला कंपनी का शासन, जिसे 1773 से 1858 तक माना जाता है, और दूसरा सम्राट का शासन जो 1858 से 1947 तक चला। कंपनी का शासन, साथियों बात करें हम कंपनी का शासन जो कि 1773 से 1858 तक चला, उसमें से हमारा पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। कहते हैं इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यह था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी ने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और कहते हैं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। अगर इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। अगर बात करें तो ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर और जनरल के अधीन हो गए थे, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। कहते हैं अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सन 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों के उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। साथियों, हम बात करें अगला 1783 का संशोधन अधिनियम, जिसे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसे बंदोबस्त कानून भी कह सकते हो। कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया और जिसे बंदोबस्त कानून अर्थात एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, अगर इस कानून की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे,
उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। कहते हैं इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर रख कर दिया। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करेंगे। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि प्रांतीय न्यायालयों को अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। कहते इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिल्स, प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल के लिए विनिमय अर्थात नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत किया। साथियों, अगले अधिनियम की बात करें तो सन 1786 का अधिनियम अर्थात एक्ट ऑफ 1786। कहते हैं 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तों की मांग रखी। पहला, उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा ना मानने का अधिकार हो, और दूसरा उसने कहा उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। साथियों, अगला 1793 का चार्टर कानून अर्थात चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस कानून की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिए। कहते हैं इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। कहा जाता है कि इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्ष तक अर्थात 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया हो। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। साथियों, अगला चार्टर कानून 1813 की बात है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार पर तथा चीन के साथ व्यापारिक कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा, अर्थात तब भी इन्होंने चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। कहा जाता है इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्ता को प्रकट व स्थापित किया, और इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी। कहा जाता है इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बंदिशों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी, और इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था भी की। साथियों, अगला 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। कहते हैं इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसने कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया, और इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ हो गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार इस अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। साथियों, अगला 1733 का चार्टर अधिनियम के बारे में बात करें तो कहते हैं
कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। अगर इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार ऐसे सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। कहते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास एवं बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। कहते हैं भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए और इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया और अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और इसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। कहते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के ने सिविल सेवकों के लिए, कहते हैं कि जो चार्टर अधिनियम अर्थात एक्ट जो था 1833 का, इसने सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद पर कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। साथियों अगला 1853 का चार्टर अधिनियम। कहते हैं सन 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था और कहा जाता है संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। अगर इस अधिनियम के विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में या परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए और इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसे हम गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया कह सकते हैं, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। कहते हैं परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया और इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गईं जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। कहते हैं इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया और इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। साथियों इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त हो सकता है या किया जा सकता है। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। साथियों अब हम बात करने वाले हैं सम्राट का शासन, जिसे ताज के शासन के नाम से भी जाना जाता है, जो सन 1858 से 1947 तक चलता रहा। बात करें सन 1858 का भारत सरकार अधिनियम, तो इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण सन 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। कहते हैं भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के रूप से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। अगर इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करें तो कुछ इस प्रकार हैं कि इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय अर्थात भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने।
इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी और एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। कहते हैं परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो कि एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड के मुकदमा करने का अधिकार था और इस पर मुकदमा किया जा सकता था। साथियों, सन 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। साथियों, बात करें अगले अधिनियम की तो सन 1861 का भारत परिषद अधिनियम। सन 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना ही आवश्यक है और इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने सन 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। सन 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करें तो कहते हैं इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। साथियों, कहते हैं कि इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की और इस प्रकार अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट कर दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण सन 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। कहते हैं बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब के क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ और इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा सन 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी और इसके अंतर्गत वायसराय को परिषद का एक सदस्य एक सरकारी विभाग का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे एक विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। कहते हैं इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया और ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। साथियों, हम बात करें सन 1892 का भारत परिषद अधिनियम, तो इस अधिनियम की कुछ इस प्रकार विशेषताएं थी कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त अर्थात गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियां या अर्थात शक्तियों का प्रावधान था और इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर ही की जाने वाली नामांकन की एक प्रक्रिया कही जाती थी, अर्थात कहा गया। साथियों, अगला 1909 का भारत परिषद अधिनियम। कहते हैं इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले
इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वाइसराय थे। अगर इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करें तो साथियों, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की और केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। कहते हैं कि इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। कहा जाता है कि इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। साथियों, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वाइसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। कहते हैं कि सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वाइसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए अर्थात मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया और इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम के सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। कहते हैं इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। साथियों, अगले हम अधिनियम की बात करें तो भारत शासन अधिनियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। कहा जाता है 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। कहते हैं कि क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे। अगर इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करें तो साथियों, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। कहते हैं केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। कहा जाता है इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया, अर्थात हस्तांतरित और आरक्षित किया। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। कहा जाता है दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। कहा जाता है शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध अर्थात यूनानी शब्द डाइआर्की से व्युत्पन्न माना जाता है। शासन व्यवस्था ऐसा कहा गया, हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही। साथियों, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय अर्थात द्वैध मतलब 2 सदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। कहते हैं इसके अनुसार वाइसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। और कहा जाता है इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून ने संपत्ति अर्थात संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल अर्थात कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। कहा जाता है इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था।
साथियों, अब हम बात करने वाले हैं साइमन आयोग, जो कि एक महत्वपूर्ण आयोग था। कहते हैं ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही, नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। कहा जाता है आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिशर थे, अर्थात ब्रिटिश थे, इसीलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिश की। कहा जाता है आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए और इन गोलमेज अर्थात सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर नए श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया, अर्थात कर दिया गया। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं सांप्रदायिक अवार्ड। कहते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। कहते हैं अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। कहते हैं दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यारवाद अर्थात यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया, अर्थात उन्होंने खाना पानी सब कुछ त्याग दिया। कहा जाता है कि अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना गया और इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ और यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाई के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय थे, के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ कर दिया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था और यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। कहते हैं इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया और परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान काफ़ी लागू नहीं हो सका और इसने 11 राज्यों में 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार कहते हैं कि बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इस पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। कहा जाता है कि इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। कहते हैं इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद का अर्थात भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई
और इसने मताधिकार का विस्तारण किया, अर्थात विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। कहा जाता है इसके अंतर्गत देश की प्रमुख अर्थात देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। कहा जाता है इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। साथियों, अगर बात करें भारत अर्थात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो कहा जाता है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम ने आंदोलन किया, अर्थात मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया, अर्थात कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। साथियों, अगर इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करें तो कहते हैं कि इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। कहा जाता है इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी और इन पर ब्रिटेन की सरकारी अर्थात सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था। कहा जाता है इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति थी। कहा जाता है सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। और कहा जाता है कि इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती है। और 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। कहा जाता है इस कानून ने ब्रिटिश में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई और इसने 15 अगस्त 1947 में भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभु की समाप्ति की भी घोषणा की। कहते हैं इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया और कहते हैं कि इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। कहा जाता है कि इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासन के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। कहते हैं इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्ति किया गया था और इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। कहते हैं इसने शाही उपाधि में भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया और इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारी को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थी।
कहा जाता है 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और उन्होंने अर्थात जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया और 1946 में अंतरिम सरकार का गठन होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भारत अर्थात परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामलों के मंत्रालय के अध्यक्ष थे, कह सकते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम जो कि श्रम विभाग को देखते थे। सरदार बलदेव सिंह जो कि रक्षा विभाग मंत्री थे। CH भाभा जो कि कार्य खान एवं ऊर्जा के मंत्री थे। लियाकत अली खान जो कि वित्त आयोग को देखते थे। कहते हैं कि अब्दुल रब निस्तार जो कि डाक एवं वायु को देखते थे। कहा जाता है कि आसफ अली जो कि रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। श्री राजगोपालाचारी जो कि शिक्षा एवं कला के मंत्री थे। और कहते हैं कि आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री थे। गजनफर अली खान जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे। जोगेंद्रनाथ मंडल जो कि विधि मंत्री थे। और अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। अगर बात करें स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो कि 1947 में तैयार हुआ, तो कहते जवाहरलाल जो कि पता है प्रधानमंत्री अर्थात राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध आदि के मंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, जो राज्यों के मामलों को देखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि शिक्षा मंत्री थे। जान मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। RK सडगुमम शेट्टी जो कि वित्त मंत्री थे। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि विधि मंत्री थे। कहा जाता है जगजीवन राम जो कि श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह जो कि रक्षा मंत्री थे। कुमारी अमृत कौर जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी। और CH भाभा जो कि वाणिज्य मंत्री थी। रफ़ी अहमद किदवई जो कि संचार मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। नरहर विष्णु गडगिल जो कि कार्य, खान एवं ऊर्जा के मंत्री थे। तो साथियों अब समाप्त करते हैं और ये एक हमारा अध्याय समाप्त हो चुका है। तो कृपया इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट और प्यार बनाए रखें और आपके लिए हम ऐसे ही नए नए एपिसोड अर्थात ऑडियो फॉर्म में लाते रहेंगे। धन्यवाद।